एक लड़की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इंटरमीडिएट उसने 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया था और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन में वो दाखिला लेती है और ग्रेजुएशन भी एक अच्छे अंक के साथ वो उत्तीर्ण होती है। और उसके बाद उसका एक ड्रीम था कि वो यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस अधिकारी बन जाए। लेकिन उसके इस ड्रीम को उसके घर वाले, जो कि थोड़ा सा कम पढ़े लिखे थे, उसके इस भावनाओं को समझ नहीं पाए और समय से पहले, मतलब यूँ कहें कि जैसे ही उसका ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, उसकी जल्द ही शादी करा दी। जब वो ससुराल गई और वहाँ जाके वो अपनी पढ़ाई आगे करने की इच्छा अपने सास ससुर से जताई, अपने पति को बताई, लेकिन उसके सास ससुर भी उसके इस इच्छा को दबा दिए और ये कहने लगे कि पढ़ लिख के कौन सा तुमको कलेक्टर बनना है, जितना पढ़ाई लिखाई करना था उतना तो कर ही ली। अरे पढ़ लिख के करना क्या होता है, घर का कामकाज होता है वो तो तुम कर ही लोगी, और जो उसके लिए कैपेबल है उतना तुम पढ़ाई कर चुकी हो, तो फिर ज़रूरत क्या है आगे पढ़ने का। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब वो अपने पति से इस मैटर पे बात करना चाहिए तो पति भी अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं गया और वो भी नहीं चाहा कि वो उसकी पत्नी पढ़े और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे। क्योंकि शुरू से ही उस लड़की का ड्रीम था, वो बिल्कुल इस बात के लिए प्रयासरत थी कि वो यूपीएससी निकालेगी और यूपीएससी निकालने के बाद वो एक आईएएस अधिकारी बनेगी। उसकी एक ख्वाहिश थी शुरू से ही। लेकिन न तो उसके अपने घर में उसको इस बात के लिए किसी ने सपोर्ट किया और न ही जब वो ससुराल गई तो वहाँ भी उसका किसी ने सपोर्ट किया, यहाँ तक कि उसके पति भी उसको सपोर्ट नहीं किए। जब उसको लगने लगा कि अब शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, अब आगे नहीं पढ़ पाएगी, तो अंततः उसने एक फैसला लिया। अब ये फैसला उस समय उसका लेना सही था या नहीं था, अपने दिल पे पत्थर रख के उसने एक फैसला लिया कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मुझे अब तलाक देना है। वो तलाक का एक अर्जी एक फैमिली कोर्ट में फाइल कर देती है। फाइल करने के बाद वो जी जान से पढ़ाई में जुट जाती है, रात दिन एक करके वो मेहनत करने लगती है। एक दिन वो समय आता है जब वो यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जो कि आमतौर पे कम होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो न सिर्फ यूपीएससी कंप्लीट करती है बल्कि एक अच्छा रैंक आता है और अच्छा रैंक आने के पश्चात एक जिले का कलेक्टर बन जाती है। यकीन मानिए, जब इस पूरे दुखद और रहस्यमयी घटना को आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। जब वो अनुराधा नाम की लड़की आईएएस कंप्लीट करने के बाद जब ज्वाइनिंग के उद्देश्य से वो उस ज़िले में पहुंचती है तो उस ज़िले के कलेक्टर ऑफिस में एक गहमा-गहमी का माहौल था। सब लोग बड़ा बेसब्री से अपने नए मैडम का, अपने नए कलेक्टर साहिबा का उस ऑफिस में फूलों का गुलदस्ता लेके इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही 10 बजता है, 10 बजे के लगभग कलेक्टर साहिबा की वाइट कलर की गाड़ी आके गेट पे लगती है। उसके पीछे सुरक्षा गार्ड की भी गाड़ियां होती है, रेड लाइट लगा होता है उनके गाड़ी में। और जैसे ही वो उस गाड़ी से उतरती है, वो ब्लू कलर की एक साड़ी, पावर का एक चश्मा अपनी आँखों में, हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में एक डायरी। उस मैडम को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सचमुच कोई एक सभ्य और शालीन औरत बिल्कुल ऑफिस की ओर बढ़ते हुए आ रही है। सब लोग उसके उस अंदाज का पहले नज़र में ही कायल हो गए। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उस ऑफिस के जो बड़े बाबू थे वहाँ पे पहुँचते हैं, गाड़ी का गेट खोलते हैं और गेट खोलने के बाद उसको एक बड़ा सा गुलदस्ता देते हैं और उस गुलदस्ता को लेके मैडम साहिबा बड़े बाबू का अभिवादन स्वीकार करती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, जितने भी ऑफिस के कर्मचारी थे, जितने भी ऑफिस के स्टाफ थे, सब लोग एक लाइन में खड़े थे। सब लोग बारी बारी से फूलों का गुलदस्ता देकर मैडम साहिबा का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे। एक खुशी का माहौल था। सब लोग के मन में एक बेकरारी थी कि आखिर ये मैडम जो आई हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, ये अपने कार्यकाल में किस हद तक आगे बढ़ के काम करती हैं। सब के मन में एक अलग प्रकार की जिज्ञासा थी। 2-4 दिन बीत जाता है, मैडम भी अपने काम को व्यवस्थित तरीके से संभाल लेती हैं। इधर ऑफिस के जो भी स्टाफ होते हैं वो लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। मैडम जैसे ही 10 बजे के लगभग आती है, आने से पूर्व वो हॉल में जाती है, सब अपने स्टाफ को वहाँ पे बुलाती है और सबको एक बार गुड मॉर्निंग बोलती है, सबका अभिवादन स्वीकार करती है और इसके बाद
वो अपने केबिन में जाके अपना काम करने लगती है और इधर जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो लोग भी अपना अपना काम करने लगते हैं। एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल उस ऑफिस का बन चुका था। इसके पहले के जो ऑफिसर थे, उसके पास जाने से पहले लोगों को डर लगता था। सब लोग उनके पास पहुंचते नहीं थे। उनको डर होता था कि कहीं कलेक्टर साहब हमको डांट ना दें। लेकिन मैडम सबसे बड़ा ही सहज तरीके से रहती थी, सबके साथ शालीन तरीके से रहती थी। सब लोग उसके इस शालीनता का, सब लोग उसके इस सहजता का बड़ा ही कायल हो गए थे और बहुत ही कम समय में अपने स्टाफ का, अपने कर्मचारियों का मैडम ने दिल जीत लिया था। यूँ कहें कि मैडम के इस अंदाज का सब लोग कायल हो चुके थे। एक दिन परिचय का दौर शुरू हो रहा था। सब लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। बड़े बाबू सबसे परिचय करवाते हैं। सब लोग अपना नाम और पद का नाम लेते हैं और जब परिचय कराते कराते लास्ट में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है प्रेम सिंह सैनी। जब उसके पास मैडम पहुँचती है तो वो बड़े बाबू को मना करती है कि इनका परिचय इनको खुद अपना देने दीजिए, इनका परिचय आप मत करवाइए। तब प्रेम सिंह सैनी कहते हैं कि मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है और मैं इसी ऑफिस में क्लर्क हूँ। और ये बोल के वो अपना सर झुका लेते हैं। मैडम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वो तुरंत वहाँ से उसी समय प्रेम सिंह सैनी ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। मानो झुंझला के वो बाहर चले गए हों, मानो वो गुस्सा के बाहर चले गए हों। उनके इस तरह से जाना वहाँ पे जितने भी कर्मचारी मौजूद थे, बड़े बाबू थे, उन सबको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अगले दिन प्रेम सिंह सैनी अपने ड्यूटी पे आता ही नहीं है और वो जो बड़े बाबू हैं उनको इस बात की सूचना दे देता है कि हमारी तबीयत ख़राब है, हम ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, हम 3-4 दिन बाद आएंगे। मैडम ने बड़े ही बेबाकी के साथ सबका भरोसा और विश्वास जीत लिया था। सब लोग बड़े ही निडरता से, बड़े ही निर्भीकता से मैडम से आंखों में आंखें मिला के बात करते थे और उनके साथ जो भी समस्या होती थी वो अपने मैडम से, अपने कलेक्टर साहिबा से उस बात को वो लोग बताते थे। लेकिन प्रेम सिंह सैनी एक ऐसा शख्स था जो उस मैडम से नज़र मिलाने से कतराता था। मैडम उसे नज़र तो मिलाना चाहती थी लेकिन प्रेम सिंह सैनी अपना नज़र नीचे झुका लेता था। इधर 3-4 दिन बीत गए थे। 3-4 दिन बाद भी जब मैडम को प्रेम सिंह सैनी उस ऑफिस में नहीं दिखा, प्रेम सिंह नहीं दिख रहा है, 3-4-5 दिन हो गए, क्या बात है, पता करिए, क्या प्रेम सिंह ने छुट्टी लिया है, प्रेम सिंह ने कोई अर्जी दी है, कोई एप्लीकेशन लगाया है। तब बड़े बाबू कहते हैं नहीं, इसके पहले वो छुट्टी में गया था, उस समय वो एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इस बार वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वो 3-4 दिन से नहीं आ रहा है, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद प्रेम सिंह को सूचना दी जाती है कि मैडम आपसे मिलना चाहती है, आप जल्द से जल्द आइए। प्रेम सिंह को बुलाया जाता है। प्रेम सिंह उस ऑफिस में जाके मैडम के पास नज़र झुका के खड़ा हो जाता है। इसके बाद मैडम उसको देख के बोलती है कि मिस्टर प्रेम, आपका ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह आपका घर नहीं है, ये एक सरकारी ऑफिस है, यहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन है, यहाँ के कुछ प्रोटोकॉल हैं और उसको फॉलो करके हर लोगों को यहाँ पे काम करना होता है। अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप रिजाइन दे के चले जाइए, लेकिन बिना किसी सूचना के आप अपसेंट अगर हो गए आज के बाद तो फिर मैं आपके खिलाफ एक्शन भी लूँगी। वो प्रेम सिंह सैनी कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा मैडम के इस बात का मानो कोई प्रभाव ही उसके ऊपर नहीं पड़ रहा था। जब मैडम को लगा कि प्रेम सिंह सैनी मेरे इस बात को इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, तब वो थोड़ा सा गुस्सा के नाराज़गी भरे स्वर में कहती है कि मिस्टर प्रेम सिंह सैनी, मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ, अभी तक जो मैं बोल रही हूँ शायद आपके कानों तक ये बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तब प्रेम सिंह सैनी अपना नज़र गुस्से से ऊपर उठाता है और उठा के कहता है कि मैं एक सरकारी सेवक हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम नहीं हूँ जो मैं किसी व्यक्ति विशेष के कहने में आऊँ और जाऊँ। मेरी छुट्टी अभी बची हुई थी तो मैं नहीं आया और जहाँ मुझे इस बात की सूचना देनी चाहिए मैं ऑलरेडी मेल कर चुका हूँ। और इतना बोल के मानो गुस्सा के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कलेक्टर साहिबा अपने ऑफिस में बड़े बाबू को बुलाती है और प्रेम सिंह के बारे में पता करने की कोशिश करती है कि आखिर इसका ऐसा व्यवहार क्यों है। ये इस बात पे बड़े बाबू कहते हैं 2 साल से प्रेम सिंह सैनी की यहाँ पे पोस्टिंग है, प्रेम सिंह यहाँ पे काम कर रहे हैं, न तो यहाँ पे उनकी किसी से दुश्मनी है और न ही किसी से दोस्ती है। वो अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, समय पे काम करते हैं और समय से काम करके वापस चले जाते हैं। उसी ऑफिस में
एक सीनियर अधिकारी था जिसका नाम था वर्मा। उसका काम था कोई भी जब टेंडर होता था और टेंडर का जब अप्रूवल होना होता था तो उस अप्रूवल लेटर पे कि वर्मा के सिग्नेचर के बिना उस टेंडर का अप्रूवल होना नामुमकिन था। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहिबा के आने से पहले वहाँ के जो पहले के जो कलेक्टर थे उनका भी कमीशन हर एक टेंडर के साथ जुड़ा होता था। मतलब यूँ कहें कि टेंडर पास होने के नाम पे एक अच्छी खासी मोटी कमाई का स्रोत वहाँ के अधिकारियों की बन गई थी। ये कलेक्टर साहिबा को इस बात की जानकारी हुई, उसने वर्मा के ऊपर नकेल कसना प्रारंभ कर दिया। जब वर्मा को लग गया कि अब मैडम हमारे ऊपर नकेल कस रही हैं तो वो मैडम साहिबा के उस व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन की बात है, एक टेंडर आया किसी नदी का। उस टेंडर को वेरीफाई करने के बाद मैडम साहिबा को ऐसा लगा कि शायद गलत तरीके से उस टेंडर को पास करवाया जा रहा है, तो मैडम ने उस टेंडर को ही रिजेक्ट कर दिया। और जब उस टेंडर को रिजेक्ट कर दिया, चूँकि वो टेंडर वर्मा के अप्रोच से आया था, तो वर्मा बड़ा नाराज़ हुआ, वर्मा को गुस्सा आया। और जैसे ही वर्मा अपने ऑफिस में पहुंचता है, ऑफिस में पहुंचने के बाद मैडम को भला बुरा बोलने लगता है, ऑफिस में पूरा शोर शराबा करने लगता है। चूँकि वो सीनियर अधिकारी था तो उसको भी कुछ ना कुछ पावर था, उस पावर का वहाँ पे वो मिसयूज करने लगा और सबको बड़े ही गंदे तरीके से वहाँ पे सुनाने लगा। क्योंकि मैडम अपने केबिन में थी, मैडम उसके इस बात को सुन नहीं रही थी। जितने भी कर्मचारी थे सब लोग सिर्फ उसकी बातों को सुन रहे थे, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था। क्योंकि वहाँ पे उसी ऑफिस में एक क्लर्क के पद पे प्रेम सिंह सैनी भी था, और प्रेम सिंह सैनी कोई और नहीं बल्कि वो उस मैडम का, उस कलेक्टर साहिबा का तलाकशुदा पति था। चूँकि वो उसकी पत्नी थी इसलिए उसको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इस बात का विरोध किया। वर्मा को बोला कि वर्मा जी आप अपशब्द क्यों बोले जा रहे हैं मैडम को। तब वर्मा उसके इस बात को बिल्कुल नहीं समझा और भला बुरा प्रेम सिंह को भी सुनाने लगा। काफ़ी ज़्यादा जब बात बढ़ गया तो दोनों के बीच हाथापाई की भी नौबत आ गई। तो जो उस ऑफिस के कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, इस बीच में पहुंच के दोनों के बीच पहुंच के बीच बचाव का काम किए। काफ़ी जब शोर शराबा होने लगा, इस बीच मैडम को अपने केबिन से बाहर आना पड़ा। और जब अब मैडम अपने केबिन से बाहर आती है तो वहाँ के माहौल को देखती है और जैसे ही मैडम पे सब स्टाफ का वहाँ पे नज़र पड़ता है, सब लोग चुप हो जाते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर मैडम अपने केबिन में बड़े बाबू को बुलाती है और बड़े बाबू को बुला के मामले को जानने की कोशिश करती है। तब बड़े बाबू कहते हैं कि वर्मा जी आपको अपशब्द बोल रहा था। और जब प्रेम सिंह ने इस बात का विरोध किया उसके बाद भी वर्मा जी उसको बहुत भला बुरा बोलने लगे, तमाम तरह की बातें हुई। इसके बाद वो बड़े बाबू को ऑफिस से बाहर करती है और इसके बाद बोलती है कि आप प्रेम सिंह को मेरे पास भेजिए। प्रेम सिंह अभी भी वैसे ही जाता है और उसी तरीके से बात करता है जैसे कि पहले कर रहा था। अपनी नज़र को नीचे झुकाए हुए है और झुका के कहता है जी मैडम बताइए क्या बात है, मुझे आपने क्यों बुलाया है। तब मैडम कहती है कि प्रेम सिंह ये कोई आपका घर नहीं है, ये कोई रोड नहीं है कि जब मन हुआ जिसके साथ हुआ लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए। आपको कौन अधिकार दिया है इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करने का, इस तरह से ऑफिस में शोर शराबा करने का, ऑफिस का माहौल ख़राब कर रहे हैं आप लोग। मतलब जितना हुआ वो प्रेम सिंह को अपने स्तर से सुना दी और ये भी वार्निंग दे दी कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सस्पेंड कर दूंगी सीधा। तब प्रेम सिंह अपना नज़र ऊपर उठाता है और कहता है कि आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए या फिर मुझे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए, लेकिन आप भले हमसे तलाक ले चुकी हैं, आप भले ही हमसे दूर हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल में अभी भी रखता हूं और अभी भी मैंने आपको अपने दिल से नहीं निकाला है। क्योंकि आपको जब वो वर्मा जी अपशब्द बोल रहे थे तो मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनका विरोध किया और जब विरोध किया तो हाथापाई पे अंततः उतर गए और जिसके एवज में मुझे भी ये पहल करना पड़ा। तो बोलती है कि वो हमें बोल रहा था ना, आपको तो नहीं बोल रहा था। जब हमें बोल रहा था मैं समझती क्या करना है नहीं करना है। इसके बाद इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही ये बात अनुराधा मैडम सुनती है उसके आंखों में आंसू आ जाता है, उसकी आंखें डबडबा जाती है, रुमाल से अपने आँख को पोंछती है, अपने आप को थोड़ी देर के बाद सहज करने की कोशिश करती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी भी प्रेम सिंह सैनी और जो ऑफिस की नई कलेक्टर साहिबा थी अनुराधा, इन दोनों के बीच ठीक प्रकार से बातचीत नहीं हो पा रहा था। दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश तो कर रहे थे
दोनों एक दूसरे से कुछ कहने और सुनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। महीने 2 महीने जब बीत जाते हैं, एक दिन मैडम के पास फ़ोन आता है कि उनके ऑफिस में एक कैबिनेट मंत्री विजिट करने वाले हैं। जैसे इस बात की सूचना मिलती है मैडम को, मैडम अपने जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय थे, जो कर्मचारी थे, सबको इस बात की सूचना देती है क्योंकि कैबिनेट मंत्री का कल आगमन होने वाला है, तैयारियां जल्द से जल्द पूरी की जाए और सब लोग आएगा, कोई एब्सेंट नहीं करेगा और समय से 2 घंटा पहले वहाँ पे सब लोग पहुँचेगा। दूसरे दिन वही होता है। सब लोगों के पहुँचने के बाद मैडम तैयारी का जायज़ा लेती है, बड़े बाबू के साथ इंस्पेक्शन करती है। सब कुछ सही तरीके से वहाँ पे व्यवस्थित हो चुका था। मैडम ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपने अपने काम को बड़े ही बेबाकी के साथ वहाँ पे कर रहे थे। सब लोग समय से पहले वहाँ पे पहुँच भी चुके थे, लेकिन इस बीच अगर कोई नहीं आया था तो वो था प्रेम सिंह सैनी। मैडम प्रेम सिंह को खोजने की कोशिश कर रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेम सिंह जब उनको नहीं मिला तब वो बड़े बाबू को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि प्रेम सिंह अभी तक नहीं पहुंचा, आप पता कीजिए कि प्रेम सिंह कहाँ है। इसके बाद जब बड़े बाबू फ़ोन करते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि रात में ही कुछ गुंडे के द्वारा उनको बड़े ही बेरहम तरीके से पीटा गया है और पीट के इतना जख्मी कर दिया गया है कि जख्मी हालत में वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट है। जैसे ही ये बात मैडम साहिबा सुनती है, अनुराधा सुनती है, वो इस बात को लेके सोच में पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि हो न हो ये कहीं न कहीं वर्मा के गुंडे के द्वारा ही ऐसे बुरे घटना को अंजाम दिया गया होगा। वो इस बात को तत्काल समझ जाती है और बड़े बाबू से कहती है कि ड्राइवर को बोलिए जल्द से जल्द गाड़ी लेके आए और मुझे अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। तब बड़े बाबू सकपका जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आज मंत्री जी का आधा घंटा के बाद आगमन होने वाला है और मैडम बोलती है कि मुझे अभी तुरंत हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा। तब बड़े बाबू कहते हैं क्योंकि अगर आप मैडम अभी चली जाएंगी तो जब मंत्री जी आएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, मैं किसी अन्य एम्प्लॉय को वहाँ पे भेज देता हूँ। तब अनुराधा मैडम बोलती हैं कि नहीं, मुझे मंत्री जी से ज़्यादा वहाँ जाना ज़रूरी है। तब फिर बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं, अगर आप उधर चले जाएंगी तो मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे और जब नाराज़ हो जाएंगे तो वो सबको सुनाएंगे, आपको भी भला बुरा बोलेंगे। तब मैडम बोलती है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। वो अपने ड्राइवर को बुलाती है, उसका ड्राइवर जैसे ही गाड़ी लेके आता है वो झट से गाड़ी में बैठती है और उस हॉस्पिटल की ओर अपने सुरक्षा गार्ड को लेके वहाँ से निकल पड़ती है। तो हॉस्पिटल में जैसे ही मैडम साहिबा पहुँचती हैं, चूँकि लिफ्ट अभी ऊपर गया था तो वो लिफ्ट से नहीं जाके वो सीढ़ी से ही जाने की कोशिश करने लगती है और मैडम साहिबा के साथ सुरक्षा गार्ड को जाते देख वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, जितने भी वहाँ पे नर्स थी, जितने भी अन्य कर्मी थे, वो सब के सब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया, क्योंकि आमतौर पे ऐसा कम देखा जाता है। तो सब लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। सब लोग अलर्ट मूड में आ जाते हैं। सीढ़ियों के रास्ते मैडम जा रही थी, उसके पीछे 4-5 डॉक्टरों की टीम लग जाती है और सीधा वो आईसीयू वार्ड में पहुंचती है। और आईसीयू वार्ड में जब पहुंचती है तो वहाँ पे देखती है कि प्रेम सिंह आईसीयू वार्ड में एक बेड पे अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे पट्टी बंधी हुई थी, अभी भी उसको होश नहीं आ रहा था। वो गई, उसकी आंखों में प्रेम सिंह को देख के आंसू आ गया और वो अपने आंसू को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुपा नहीं पा रही थी। अपने आंसू को वहाँ पे पोंछती है और उसके बाद डॉक्टरों को इस बात के लिए हिदायत देती है कि इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और पूरे अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है। वो हिदायत दे के, वार्निंग दे के निराश होकर वहाँ से चली आती है। जब उस हॉस्पिटल में वो प्रेम सिंह के पास मौजूद थी, उस बीच कम से कम 100 से 150 कॉल उसके फ़ोन पे आता है। वो किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करती है, लेकिन जब वो देख के नीचे आती है तो लास्ट कॉल जो होता है वो बड़े बाबू का कॉल होता है। बड़े बाबू का कॉल वो रिसीव करती है। तब बड़े बाबू बोलते हैं कि मैडम, कैबिनेट मंत्री तो यहाँ पे आए थे और वो नाराज़ होकर वापस चले गए। वो काफ़ी भला बुरा आपको बोल रहे थे, डिपार्टमेंट को काफ़ी खरी खोटी सुना रहे थे। तब मैडम कहती है कोई बात नहीं, उनका जो काम करना था वो किए, जो मेरा काम करना है वो मैं कर रही हूँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आ रही हूँ। इसके बाद मैडम अपने काम पे लग जाती हैं। सब जो भी कर्मचारी थे ऑफिस के, सब लोग अपना काम करने लगते हैं। 7-8-10 दिन बीत जाता है,
इस बीच मैडम इतनी व्यस्त होती है कि वो प्रेम सिंह से हॉस्पिटल में जाके मिल तो नहीं पाती है, लेकिन वो फ़ोन पे इस बात की जानकारी ज़रूर रखती है कि उसके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या है, डॉक्टर उसके उपचार सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा अपडेट ले रही थी, अपने किसी अन्य कर्मचारी को वहाँ पे भेज के इस बात की जानकारी भी ले रही थी। 10 दिन के बाद अचानक से जब छुट्टी का समय होता है, वो अपने ड्राइवर को बुलाती है और कहती है कि मुझे आज प्रेम सिंह के घर जाना है। वो अपने सुरक्षा गार्ड को बुलाती है और सुरक्षा गार्ड के बुलाने के बाद वो प्रेम सिंह के उस आवास पे पहुंच जाती है जहाँ पे कि प्रेम सिंह मौजूद था। वो अपने सुरक्षा गार्ड को और ड्राइवर को गेट के बाहर ही रोकती है और इसके बाद प्रेम सिंह के कमरे में एंटर करती है। प्रेम सिंह के पूरे शरीर पे पट्टी लगा हुआ था, बगल में ही एक टेबल था, टेबल पे एक जग रखा हुआ था, गिलास रखा हुआ था, कुछ वहाँ पे दवा की बोतल रखी हुई थी। जैसे ही मैडम अंदर पहुँचती है, प्रेम सिंह को देख के उसके आंखों में आंसू आ जाता है। प्रेम सिंह के पास जो दवा की शीशी रखी हुई थी, वो दवा की शीशी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में वो पावर नहीं था कि वो दवा के शीशी को अपने पास लेके उसमें से दवा का गोली निकाल के खा भी पाए। मैडम जैसे ही उसके इस हरकत को देखती है, वो तुरंत जग से गिलास में पानी ढारती है और उस शीशी से जो दवा होता है उस दवा को उसमें डाल के इसके बाद वो गिलास प्रेम सिंह की ओर बढ़ाती है। प्रेम सिंह मैडम को अपने पास देखता है, वो कहता है कि आपको यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे ही आपके और हमारे बीच जो भी चीज़ें हो रही है, इसको लेके तमाम तरह की अफवाहें ऑफिस में हो रही होंगी, हम तो ठीक ही हो रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो ही जाएंगे, आपके आने की ज़रूरत क्या थी। तब मैडम बोलती है, आपको हमारे बीच के मैटर में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। जब वर्मा मुझे गाली दे रहा था, जब वर्मा मुझे बोल रहा था, मुझे अपशब्द बोल रहा था, तो फिर बीच में आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। उसका नतीजा ये हुआ कि आपके साथ ये हुआ। हमें इस बात की जानकारी भी हो गई है कि वर्मा के गुंडों के द्वारा ही ये कृत्य किया गया है। हमने तत्काल वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और वर्मा के खिलाफ हमने FIR भी किया है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें शामिल थे उसको पकड़ा भी जाएगा। कि आप मेरे बीच में बोले थे ना, तो मेरा भी हक बनता है ना, लेकिन तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो, हमारे बीवी बच्चे कहाँ हैं। तब प्रेम कहता है कि हमारे बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे, हमने अभी तक तो शादी ही नहीं की, क्योंकि हमने तलाक तो दे दिया था, लेकिन हम कभी भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाए थे। और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन ज़रूर आप मेरे पास आएंगे, और मुझे ये भी यकीन था कि हो ना हो मैं भी अगर कहीं जाऊंगा तो आपके ही पास जाऊंगा। इसी वजह से मैंने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन आपने शादी क्यों नहीं किया। तब अनुराधा मैडम कहती हैं कि मैं भी ये सोच रही थी, हालांकि मेरे पापा तो कह ही रहे थे कि जल्द से जल्द शादी कर लो, घर गृहस्थी अपना बसा लो, लेकिन मुझे पता था कि मुझे आज नहीं तो कल आप ज़रूर समझोगे, और वो दिन आज आ भी गया। इस बात पे प्रेम रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, काश मैं उस समय थोड़ा सा विरोध अपने माँ बाप का कर दिया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। तब अनुराधा कहती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे की लड़ाई हम लोग जीवन में एक साथ लड़ेंगे। और ऐसा कह के दोनों एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। एक मार्मिक पल था, एक सुखद पल की अनुभूति दोनों एक दूसरे के गले से लिपट कर करने लगते हैं, और वहीं से उन दोनों के नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। एक बहुत ही भावुक पल था, एक मार्मिक पल था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के दौरान रो रहे थे, दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे, साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल को याद करके थोड़ा सा खुश होने की भी कोशिश कर रहे थे। अनुराधा बोलती है कि कल से मैं इसी फ्लैट में आके रहूँगी, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो तब तक तुम्हारे स्वास्थ्य की पूर्ण देखभाल मैं करूँगी, और हम जल्द से जल्द हम तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ जीवन के इस लड़ाई में एक साथ रहेंगे। और ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे से लिपट के खुश भी होते हैं, रोते भी हैं, और एक अत्यंत भावुक पल आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा होगा उस समय। कि इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको ये जताना है, आपको ये बताना भी है कि अगर किसी भी रिश्ते को समय दिया जाए तो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ, जो कि आप लोग हमेशा से देते आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये भी बताएं कि आखिर प्रेम सिंह का उस सिचुएशन में वो निर्णय क्या सही था, या फिर अनुराधा का
वो निर्णय उस सिचुएशन में क्या सही था? क्या अगर अनुराधा उस समय वो निर्णय नहीं ली होती तो क्या वो कामयाब हो पाती? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।